वेलकम माय फ्रेंड्स। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी हिंदी में इसे जैव विविधता बोलते हैं। और इस सेशन में हम लोग बायोडायवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है, हमारे क्या क्या से टॉपिक हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर पहले सरलीकृत करने का काम करेंगे। क्योंकि बायोडायवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा आयाम को अपने अंदर समेटे हुए, तो उसको डायमेंशन को समझना जरूरी है। अगर बायोडायवर्सिटी के डायमेंशन को समझ गए तो इसकी तैयारी और इससे संबंधित प्रश्नों को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज की सेशन में हम लोग बायोडायवर्सिटी की जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि जानना जरूरी है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बायोडायवर्सिटी में जो है हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहले तो बात करेंगे डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन की बात कर ही देंगे कि इसका बायोडायवर्सिटी डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। पहला है काइंड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, काइंड्स, और दूसरा लिखेंगे कि बायोडायवर्सिटी का मेजरमेंट, मेजरमेंट में माप। अब काइंड्स मतलब कि प्रकार कि बायोडायवर्सिटी कौन कौन से प्रकार है। इसमें है हमारा स्पेसीज बायोडायवर्सिटी, स्पेसीज बायोडायवर्सिटी बीडी, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, और तीसरा हम लोग बात कर लेंगे इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी के बारे में। तीसरा हमारा हो जाएगा इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इसकी ये प्रकार हो जाएंगे डायवर्सिटी के। अब जैव विविधता के माप, मेजरमेंट किस कैसे कैसे करते हैं, तो एक ये है, इसके भी तीन है। इसके टाइप कितने थे? तीन थे। मेजरमेंट भी हम तीन प्रकार से करते हैं। एक होता है अल्फा मेजरमेंट, बीटा मेजरमेंट, और तीसरा होता है गामा मेजरमेंट, गामा मेजरमेंट, ठीक है। इसकी बात करेंगे। तो जैव विविधता के प्रकार क्या है, मेजरमेंट क्या है। अब बात करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइन द बायोडायवर्सिटी, मतलब कि बायोडायवर्सिटी को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके उत्पन्न में, उसके विकास में कौन कौन से कारक भूमिका निभाते हैं। तो हम अगला है, इसमें देखेंगे हम लोग फैक्टर्स डिटरमाइन बायोडायवर्सिटी। तो फैक्टर्स डिटरमाइन बायोडायवर्सिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें से इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर फैक्टर्स डिटरमाइन बायोडायवर्सिटी को समझ लेते हैं तो बायोडायवर्सिटी के डिग्रेडेशन के क्या कारण, क्षय का भी क्या कारण हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो इसमें से पहला जो हमारा है वो है हैबिटाट स्ट्रेस। ठीक है, क्या है, कैसे है हैबिटाट स्ट्रेस, ठीक है। अधिवास दबाव, जिसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, अधिवास दबाव। दूसरा है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। इसको हिंदी में लोग बोल देते हैं भौगोलिक बिलगाव हिंदी में इसे बोल देंगे, ठीक है। तीसरा है डोमिनेंस ऑफ वन स्पेसीज, एक प्रजाति का प्रभुत्व। तीसरा क्या हो जाएगा, एक प्रजाति का प्रभुत्व, ठीक है। और तीसरा हम लोग बात कर लेंगे, तीसरा हम लोग कर लेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल नीचे, ठीक है।
पारिस्थितिकी निश्चय की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल निश्चय मतलब पारिस्थितिकीय निश्चय की उपलब्धता या बहुलता। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा एज इफेक्ट, EDGE, एज इफेक्ट। ठीक है, एज इफेक्ट, इसको एज इफेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और 6 नंबर होता है हमारा जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो बायोडायवर्सिटी को समझने में, उसके महत्व को, मतलब उसके विकास में, डेवलपमेंट में इन 4 कारकों का महत्व महत्वपूर्ण है। मैं बोल दे रहा हूँ, हैबिटाट स्ट्रेस, जियोग्राफिकल स्ट्रेस, अगर नहीं दिख रहा वो लिखे तो बोल दूँ, डोमिनेंस ऑफ वन स्पेसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल निश्चय, 5वां है एज इफेक्ट, 6वां है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग और क्या देखते हैं। हम बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या देखेंगे, तो थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी। तो थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी की खतरा जो है, तो बायोडायवर्सिटी के सामने खतरा क्यों है, क्यों ये बायोडायवर्सिटी जो है वर्तमान समय में चुनौतियों से जूझ रहा है। तो इसके कारण को बहुत अच्छी तरीके से यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने पता लगाया है। तो अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इस जो यूएन कन्वेंशन था, ये इसके अनुसार कुछ कारण का पता लगाया गया है जो कि महत्वपूर्ण है, और प्रश्न पूछता है कि कौन सा कारण दे देगा, आप देगा मिलाने के लिए ऊपर नीचे जैसे भी हो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। तो प्रश्न होते हैं, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। तो उसके अनुसार कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा कारण है वो है हैबिटाट लॉस, हैबिटाट लॉस, अधिवास क्षय या अधिवास ह्रास। ठीक है, इसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स यानी जैविक संसाधनों का अत्यधिक दोहन या अतिदोहन। ठीक है, तीसरा है पॉल्यूशन, प्रदूषण। क्या है, कैसे हम लोग बात करेंगे, सिर्फ हम टॉपिक की अभी चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है बायोलॉजिकल इन्वेंशन, इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन। बायोलॉजिकल इन्वेंशन का मतलब होता है कि बाहर से विदेशी प्रजातियों का किसी देश में आना, या बाहरी प्रदेश से किसी विशेष प्रदेश में किसी जीव का आगमन, जो कि बाद में वो कालांतर में एक खतरा बन जाता है। ठीक है, और अगला है 5th नंबर है क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज। तो ये थ्रेट्स है बायोडायवर्सिटी के सामने, इनके कारण थ्रेट्स उत्पन्न हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बायोडायवर्सिटी में जो जीव हैं उनके सामने जो खतरा उत्पन्न हुआ है, वनस्पतियों के साथ साथ वनस्पति के बारे में बात करेंगे, उसका भी, जीव का भी। तो यहाँ पर जीवों का एक लिस्ट तैयार किया गया है कि कौन सी जीव जो है कितना खतरा का अनुभव करते हैं, विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, या उनके सामने आंशिक खतरा है। इसको लेकर के IUCN के द्वारा, तो IUCN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड डाटा बुक जारी करती है, और रेड डाटा बुक में जीवों की एंट्री की जाती है, उसने क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, अभी हम लोग लिखेंगे उसको। और जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, इंस्टिंक्ट है कि इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल है, क्या है, जिस चर्चा हम लोग करेंगे। तो रेड डाटा बुक में जो हमने बताया कि वल्नरेबल है कि इंडेंजर्ड है कि इंस्टिंक्ट है, उसमें किस कैटेगरी में आएगा, उसके लिए
क्राइटेरिया निर्धारित किया गया कि इसके आधार पर क्राइटेरिया निर्धारित किया गया किसके अंदर जीवों को शामिल किया जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या क्या है? रेट ऑफ डिक्लाइन। रेट ऑफ डिक्लाइन क्या मतलब जीव के रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म रेट ऑफ डिक्लाइन। दूसरा क्राइटेरिया है पॉपुलेशन साइज। तीसरा है डिग्री ऑफ पॉपुलेशन। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक टेक्निकल वर्ड है, फ्रेगमेंटेशन वो चर्चा करेंगे डिटेल में। और अगला है एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया ऑफ जो जीव है उनका जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बारे में। इसी क्राइटेरिया के आधार पर रेल डाटा बुक जो है वो बताता है कि कौन इंस्टिंक्ट है जीव है, कौन वल्नरेबल है, कौन जो है इंडेंजर्ड है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए अभी हालांकि मैं बता दे रहा हूँ रेड डाटा बुक में लिस्ट कैसा कैसा है उसको यहाँ पर देखते हैं। इसमें कैटेगरी को रेड डाटा बुक, इसमें क्या करते हैं रेड कैटेगरीज लिस्ट बनाते हैं, डालते हैं रेड कैटेगरीज लिस्ट है। रेड डाटा बुक में रेड कैटेगरीज लिस्ट है। और ये लिस्ट कैसा है देखिए, लिस्ट कैसा है। लिस्ट को दो भाग में बांट देते हैं। एक बांटते हैं इवैल्यूएटेड और दूसरा को कर देते हैं नॉट इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएटेड पहला, दूसरा हो गया नॉट इवैल्यूएटेड। इसको जो है एक है एडेक्वेट, दो भाग में बांटते हैं। एडेक्वेट डाटा जिसके बारे में डाटा हमारे पास उपलब्ध है जिन जीवों की। दूसरा है डाटा डिफिशियंसी। ठीक है, डी जहाँ पे डाटा का अभाव है, डाटा डिफिशियंसी या डाटा डिफिशियंट। अब जो एडिक्वेट है, एडिक्वेट को भी हम लोग कई भाग में बांटते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक है इस बांटते हैं इंस्टिंक्ट, अगला है इंस्टिंक्ट इन वाइल्ड। ठीक है, इसके बाद है इंडेंजर्ड, क्या है इंडेंजर्ड। अगला है वल्नरेबल। ठीक है, इंस्टिंक्ट इन वाइल्ड, इंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल। एक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हालांकि होना चाहिए तो पहले ही क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक है, इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नियर टू थ्रेटेंड। और एक है लिस्ट कंसर्न। तो अगर पूरे हम लोग लिस्ट के बारे में बात करें, रेड कैटेगरी लिस्ट के बारे में, तो देखिए कितना भाग हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा कैटेगरी हो जाता है किसका, रेड डाटा लिस्ट के बारे में। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी बातों का अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला फिर हम लोग, तो हालांकि बायोडाइवर्सिटी का परिभाषा मैंने शुरू में कहा कि देख ही लेंगे, लेकिन फिर भी बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, मान जैव विविधता हॉटस्पॉट, गर्म स्थली बोलते हैं, लेकिन आप इसको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बायोस्फीयर क्या है बायोस्फीयर क्या है, इस सबको अंतर को समझने की हमें समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण छोटे से टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जिसको हमें समझना जरूरी है। जैसे कि इंडेमिक स्पेसीज क्या है, इंडेमिक स्पेसीज क्या है,
कीटोन स्पीशीज क्या है, कीटोन स्पीशीज क्या है। इसके बाद इन्वेंसिव स्पीशीज क्या है। ये हमारे लिए समझना इसको महत्वपूर्ण होता है। एंडेमिक स्पीशीज क्या है, कीस्टोन स्पीशीज क्या है, इन्वेंसिव स्पीशीज क्या है, इंडिकेटर स्पीशीज क्या है, इंडिकेटर स्पीशीज क्या है। इसी प्रकार से और बातों को देखेंगे, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्री क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्री क्या है। इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि भारत में बायोडाइवर्सिटी का क्या स्थिति है। इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है उसको कई तरीके से हम विभाजित करते हैं। पहले उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक है कि रिल्स के आधार पर, मतलब कि एक कर ही देता हूँ कितने भागों में किस बांटा गया है, बाद में तो करना ही है। इंडिया में 2 रिल्स है, 2 रिल्स, ठीक है। इंडिया में कितने हैं, 2 रिल्स है, मतलब कि बायोजियोग्राफिक बायोडाइवर्सिटी रिल्स है। इसी प्रकार 5 बायोम्स हैं, 5 बायोम्स हैं, 10 बायोजियोग्राफिक, 10 बायोजियोग्राफिक इंडिया में जोन्स हैं, और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इंडिया में 2 रिल्म है, 5 बायोम्स हैं, 10 बायोडाइवर्सिटिक जोन है, और 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है। ये है चर्चा हम लोग करेंगे। अब आते हैं कि बहुत ही प्रश्न पूछता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, प्लांट बायोडाइवर्सिटी से और एनिमल बायोडाइवर्सिटी से प्रश्न होते हैं। तो मैं वहाँ पे कुछ लिस्ट दे रहा हूँ जिसकी चर्चा हम लोग जब करेंगे क्लास, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले को देख लेते हैं एनिमल बायोडाइवर्सिटी। एनिमल बायोडाइवर्सिटी, तो कुछ महत्वपूर्ण एनिमल है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं सामने रख रहा हूँ, कर रहा हूँ। जैसे है पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, ठीक है। उसी प्रकार से है पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग। इसी प्रकार से है कनाडा रैट, सॉरी कोंडाना रैट, कोंडाना रैट। इसी प्रकार से एल्वीरा रैट, एल्वीरा रैट। इसी प्रकार से है नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, SQUIRREL स्क्वेरल। इसी प्रकार से है मलाबार सिवेट, दी मलाबार सिवेट। इसी प्रकार से है सुमात्रन रिनोसर्स, सुमात्रन रिनोसर्स, ठीक है। अब और देखते हैं। इसी प्रकार से है कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग, STAG। इसी को हम लोग हंगुल भी बोलते हैं, हंगुल। इसी प्रकार से है दुगोंग,
जिसे हम लोग सी काव के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है मनाटिस। इसके बाद हमारा क्या है, मनाटिस है। इसके बाद है फॉरेस्ट ऑवलेट, दी फॉरेस्ट ऑवलेट। इसके बाद है द हिमालयन क्विल, QUIL क्विल, ETC। कुछ बातों को और देख लेंगे। तो इतना जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में जो कुछ जीव पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया कुछ बातों को, जिसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद एनिमल के बाद हम बात करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो प्लांट में जो है देख लेते हैं क्या क्या करेंगे इसमें। इतने को अच्छी तरीके से हम लोग कर लेते हैं ताकि तय मानिए कि बायोडाइवर्सिटी से जो क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है और ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है किस प्रकार से हम इसको दिमाग में अच्छी प्रकार से पढ़ें कि दिमाग में रहे और अच्छी प्रकार से रिवीजन कर पाए। तो प्लांट डाइवर्सिटी में हम बात कर लेते हैं कुछ के बारे में। पहला है नीडल बुश है। अगला है ब्लैक वाटल। इसके बाद है गोटवीट। इसी प्रकार से है पाल्मीरा। इसी प्रकार से है कोलोट्रोपिस है। और आगे देखते हैं हम लोग, इसको याद रखना मुश्किल था इसीलिए मैं इसको सामने रख करके करा रहा हूं। इसके बाद है लंटाना कैमारा। ठीक है, इसको लंटाना भी बोलते हैं या वाइल्ड साज भी बोलते हैं, वाइल्ड साज। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य की हम बात करें, कुछ और प्लांट है जैसे कि पेरिटा, इसमें से ब्लू वंडा। इसके बाद है कुथ। ठीक है, ब्लू वंडा के बाद रेड वंडा भी होता है, रेड वंडा। इसके बाद है इमोडी के बाद है बात अगर हम लोग करें तो सर्पगंधा। ठीक है, इसके बाद एक और है लेडी स्लीपर ऑर्चिड। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट्स है और जिसके बारे में हम लोग मोटे तौर पर समझने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोगों ने ये बात कोशिश की है कि जो बायोडाइवर्सिटी का पहला सेशन है वो बायोडाइवर्सिटी के पहले सेशन में जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में कंजर्वेशन वगैरह ताला की बात होगी। तो इस बायोडाइवर्सिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन से टॉपिक हो गए जिससे कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी को समझना आसान हो, चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमने उसको अच्छी तरीके से इसके जो बायोडाइवर्सिटी है उसको टॉपिक को तोड़ने का कोशिश किया है। कितने टॉपिक हम देख लेते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।